अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जातिगत जनगणना ने पूरे देश भर भी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की अपेक्षा और उम्मीद की जा रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रतिपक्ष भी सजग हो गया है और इसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, जातिगत जनगणना का विषय कल से जब से सुर्खियों में है और भारत सरकार ने इसे अप्रूव किया है, उसके बाद से पूरे देश भर की राजनीति में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और एपिक सेंटर बन रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स है इस देश की, जो सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से चुनकर जाते हैं और सबसे बड़ी विधानसभा भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में अगर कास्ट सेंसस होगा तो इस जातीय जनगणना से निकल कर क्या सामने आएगा। मैंने कल भी कहा था और आज भी इस बात को कह रहा हूं कि जातीय जनगणना एक समुद्र मंथन की तरह है, जिसमें अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा। अमृत कौन छकेगा और विष किसे धारण करना पड़ेगा, ये सब कुछ अब इस समाज में स्पष्ट रूप से होने जा रहा है। जातीय जनगणना किस लिए हो रही है, किस तरह से हो रही है, किस पद्धति से हो रही है और जातीय जनगणना के बाद क्या होगा। बहनों भाइयों, ये 4 प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को इसे समझना चाहिए। ये एक बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा है। हो सकता है कि आप अभी इसके आउटकम को न समझ पा रहे हो, लेकिन जातीय जनगणना इस देश का भविष्य बदलने वाली है, इस देश में सामाजिक क्रांति लाने वाली है, इस देश में राजनीतिक सामाजिक क्रांति होने वाली है। एक बार अगर ये डेटा सामने आ गया तो सब कुछ आईने की तरह स्पष्ट होगा कि समाज में किस शोषित, वंचित, अन्य पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति है और उनकी संख्या कितनी है, उस संख्या के अनुपात में उन्हें मिल क्या रहा है, मिला क्या और आगे क्या मिलना चाहिए। बहनों भाइयों, कास्ट सेंसस का डेटा सार्वजनिक होने से एक एक धागे हमारे समाज के खुल जाएंगे। ये पता चल जाएगा कि कौन सी बिरादरी, कौन सी कम्युनिटी कितनी है और उसको मिला क्या है। क्या सिर्फ 27% में ही ओबीसी मान जाएंगे या और भी चाहिए होगा इन्हें? जब इनकी गिनती होगी तो उस गिनती के बाद क्या होगा। ये सिर्फ एक डेटा नहीं है बहनों भाइयों, ये डेटा क्रांति का प्रतीक होगा। हम चंद्रमा पर पहुंचे तो क्यों पहुंचे? क्योंकि हमारे पास डेटा था। हम मंगल ग्रह पे क्यों पहुंचे? डेटा था हमारे पास। हम अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं? डेटा है हमारे पास। हवाई जहाज कैसे उड़ता है? डेटा है हमारे पास। इस दुनिया की हर चीज वैज्ञानिक पद्धति पर डेटा पर आधारित है। तो सामाजिक परिवर्तन भी किसकी बुनियाद पर होगा? डाटा। कौन सा डेटा? कास्ट सेंसस का। इसीलिए मैं कहता हूं राजनीतिक लोग भले इसमें अपने लिए फायदा तलाशें, लेकिन कास्ट सेंसस अगर ढंग से हुआ तो ये इस देश में सामाजिक परिवर्तन की बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से नोट किया जाए। हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी को कुछ न मिले, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि कास्ट सेंसस का डेटा पब्लिश होगा, आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ ज़रूर होगा। बहुत से लोगों के हाथ से अवसर भी जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को इंसाफ मिलने वाला है और उस इंसाफ को मिलने से रोकना अब मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनकी सामाजिक चेतना जग गई है और वो राजनीतिक परिणाम में तब्दील हो रही है। 2024 का उत्तर प्रदेश का परिणाम बहनों भाइयों इस बात का परिचायक है। पिछड़े और दलितों की एकता ने तमाम राजनीतिक दलों के समीकरण बदल दिए हैं, उन्हें सोचने पर विवश कर दिया है। एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, डायरेक्ट कहना चाहता हूं, अपर कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स के समापन का वक्त आ गया है। अब अपर कास्ट की पॉलिटिक्स का जो दौर चला, उस दौर के अब समाप्त होने की शुरुआत है ये। और ये सिर्फ राजनीति में नहीं बहनों भाई, समाज के विभिन्न वर्ग में, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और इससे बढ़कर एक बात कहता हूं, औद्योगिक, ये एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। हमारे समक्ष 2 डेटा इस वक्त मौजूद है। एक डेटा है बिहार का,
64% ओबीसी कम्युनिटी। एक डेटा है तेलंगाना का जिसका जिक्र मैं कल कर रहा था, 54.32% बैकवर्ड कम्युनिटी है तेलंगाना में। तो जब आपको पता है कि आपके पास आप कितने हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा? आप हक मांगेंगे, हुकूक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे, समाज में हिस्सेदारी मांगेंगे। कहाँ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक। बहनों भाइयों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। कैसे होगा, कब होगा, किस दिन होगा, यह एक अलग विषय है, लेकिन जब होगा बहुत बड़ा होगा। कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट। कल एक बार फिर इस देश की जनता ने सच्ची नियत और खोखली नारेबाजी को देख लिया, उसकी फर्क देख लिया। देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ा कदम कल सरकार ने उठाई है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। इस बात को मानता हूं कि ये इंडिया की जीत हुई है। राहुल जी ने जो बात उठाई थी उस बात को सरकार को मानना पड़ा और सरकार को निश्चित तौर से आज उस जो राहुल जी की आवाज जातीय जनगणना की बात थी उसको मानना पड़ा। और राहुल जी जिन्होंने कहा था कि हम करा कर रहेंगे, उन्होंने करा कर दिखाया। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के जाने माने चिंतक, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं, शुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, प्रोफेसर डी.आर. साहू एचओडी हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के और बहुत ही प्रख्यात समाज शास्त्री हैं। नीलू रंजन जी बहुत प्रख्यात पत्रकार, और आज उन्होंने इस विषय को लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी लिखा है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस परिचर्चा में आज सम्मिलित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी संजय सिंह हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस डिमांड को लेकर आप लोगों ने पिछले चुनाव और लगातार प्रयास किए, आपका मुख्य मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गया है और कास्ट सेंसस कराने का आदेश भारत की सरकार ने दे दिया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके हाथ से निकल गया, अब क्या करेंगे आप? ब्रजेश जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। अभी आप जब बोल रहे थे तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आंकड़े बहुत ज़रूरी होते हैं और आंकड़ों के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आंकड़े जानना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा और इस सरकार की हकीकत क्या है, किस तरह से इन्होंने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है, वो इस देश की जनता को पता होना चाहिए। ये भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी का जवाब है और उन्होंने बताया है कि 322 अधिकारी सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर केंद्र सरकार में कार्यरत हैं और उसमें 16 अनुसूचित जाति, 13 अनुसूचित जनजाति और 39 पिछड़ा वर्ग और 254 सामान्य वर्ग। ये केंद्र सरकार का और मोदी सरकार का भेदभाव है एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ। केंद्र में 254 अधिकारी 322 में से सामान्य वर्ग के हैं और एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी क्या है ये आप इससे जान सकते हैं। दूसरा, इस देश में जजों की संख्या जो है, मैंने पार्लियामेंट में इस पे सवाल पूछा था और मंत्री जी का जवाब आया था। हाई कोर्ट में 661 जज हैं, जिसमें से 21 अनुसूचित जाति, 12
अनुसूचित जनजाति, 78 पिछड़ा वर्ग और 550 सामान्य वर्ग। यानी देश की न्यायपालिका में किस तरह से जजों की संख्या में सामान्य वर्ग के जज 661 में से 550 हैं। एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी क्या है, इसको भी आप जान सकते हैं, क्योंकि वहां आरक्षण नहीं है, वहां आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं है। तीसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में किस तरह से इन्होंने आरक्षण को रौंदा है, कुचला है, खत्म किया है। अनुसूचित जाति के 82.82 पद, 82.82% पद खाली पड़े हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के 135 पद में से 8 पदों पर नियुक्ति हुई है, 125 पद यानी कि 93% खाली पड़े हुए हैं। ओबीसी के 269 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 260 पद यानी कि 96% पद विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हुए हैं। ये एससी, एसटी, ओबीसी के साथ विश्वविद्यालयों में जो भेदभाव है वो इनका आंकड़ा है। और अंतिम पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में एससी के 377 पद रिक्त हैं, यानी कि 27%। एससी के, एसटी के 233 पद यानी कि 33.4% पद रिक्त है जी। ओबीसी के 1267 में से 2178 पद स्वीकृत है, 1267 कार्यरत है और 911 पद रिक्त है, यानी कि 41% पद। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा तो मुद्दा आपके हाथ से निकल गया, तो अब आप डाटा माइनिंग में चले गए हैं। अब आप डेटा बताकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी ने ऐसा, एक्चुअली बहुत बड़ा मुद्दा आपके हाथ से निकल गया है, शायद इसलिए आपको डेटा माइनिंग। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से, प्रारंभ से आरक्षण के खिलाफ रही है। आपको याद होगा, मंडल के खिलाफ इन लोगों ने पूरे देश में कमंडल निकाल लिया था, और उस समय मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू हुई थी तो सड़कों से लेके संसद तक हर जगह इन्होंने अपना विरोध जिस प्रकार से दर्ज करा सकते थे इन्होंने दर्ज कराया था। आज ये किस वक्त में लाया गया है? ये बिहार का चुनावी जुमला है ब्रजेश जी। ये पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बिहार के चुनाव में इनको बुरी तरीके से हार दिख रही थी, इसलिए ये जाति जनगणना का मुद्दा लेके आए हैं। न इसमें कोई टाइमलाइन इन्होंने फिक्स किया है, न कोई बजट का अलॉटमेंट किया है, न इनकी भविष्य की कोई योजना है कि भैया जाति जनगणना आप करा लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे। क्या आरक्षण जो 50% सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके ऊपर इंदिरा साहनी जजमेंट में बार लगा हुआ है, कैपिंग है 50% की कि आप आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? 50% आरक्षण की संख्या को कम से कम बढ़ाने के लिए आप क्या भारत करेंगे? सरकार ने हुक्म तो दिया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, आपको इस पे क्या आपत्ति है? अब आप आगे पूछ रहे हो कि डेटा मिलेगा तो क्या करेंगे, आज जब मिलेगा तो कुछ करेंगे। अरे भाई, हम कह रहे हैं जब जो योजनाएं आप चलाते हैं एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या छात्रवृत्ति की हो, तमाम योजनाएं हैं, उसका लाभ आप कैसे देंगे? ये सब आपको बताना चाहिए। आपका खाका क्या है, रोड मैप क्या है? आपने महिला आरक्षण लागू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं ब्रजेश जी, पूरे देश को बताएं मोदी जी की सरकार 1 इंच भी महिला आरक्षण के मामले में आगे बढ़े हों आज तक, 1 इंच भी। तो इसलिए ये जो पूरा जाति जनगणना की घोषणा है इस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ, हम तो शुरू से, आम आदमी पार्टी शुरू से जाति जनगणना के पक्ष में है। हमने तो इसकी, ये भी तो हो सकता है कि मुद्दा हाथ से निकल गया तो अब आप नाराज होकर बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। ध्यान भटकाने और बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये जाति जनगणना का जुमला लाया गया है। ये भी तो हो सकता है कि मुद्दा हाथ से निकल गया तो अब आप लकीर पीट रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये इनकी मानसिकता सबको पता है, और इन्होंने कब कब आरक्षण पे क्या किया है इनको सब मालूम। क्या मोदी जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आपकी बात मान ली? देखिए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद तब हम देना चाहेंगे जब वो अपने किसी वादे पे खरे उतरे हों। आज तक काला धन का क्या हुआ,
2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, महंगाई खत्म करने का क्या हुआ, रुपए को मजबूत करने का क्या हुआ, डॉलर को कमजोर करने का क्या हुआ। बहुत सारे सवाल हैं। किसानों की एमएसपी 2 गुना करने का क्या हुआ, महिला आरक्षण बिल आपने पास किया जो इस बात को मानने में आपको कोई गुरेज है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके हाथ से निकल गया? अपने कुछ मुद्दे अगर आपने पूरे किए होते तो इस बात पे भी आपके ऊपर यकीन और भरोसा किया जाता, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये चुनावी जुमले के अलावा कुछ नहीं। पॉलिटिकल न्यूक्लियर वेपन आपके हाथ से निकल गया शायद, इस बात की ये आपको लग सकता है, ये आपको लग सकता है, लेकिन आप देखिएगा जिस तरह से इन्होंने महिला आरक्षण पे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं, आप देखिएगा यही हाल ये करने वाले हैं इसका भी। बहुत शुक्रिया संजय जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जुड़े हुए थे। बड़ा फायरी राउंड था, हालांकि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने लिए और कुछ के जवाब को उन्होंने डेटा के जरिए घुमाने की भी कोशिश की। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे एसएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, आपने अभी संजय सिंह को भी सुना, आगे और भी हमारे साथ अतिथि हैं, उनको भी सुनेंगे। आपकी नीयत पर सवाल है सर। ब्रजेश जी, संजय जी तो है नहीं, लेकिन संजय जी को आपके माध्यम से, चूंकि इस जिम्मेदार चैनल को तो देखेंगे ही, संजय जी को एक शेर सुनाना चाहता हूं कि आप दिन में कुछ और, साहब रात को कुछ और नजर आते हैं। साहब आप सत्ता में कुछ और सत्ता के बाद कुछ और नजर आते हैं। साहब तो चले गए, साहब सुन नहीं पाए कि 8 इनके मंत्री थे और सभी जो है किस जाति के थे, ये बता के जा ही नहीं पाए कि संजय सिंह नहीं, वो सुन रहे होंगे, जहां होंगे ना टीवी लगाए बैठे होंगे। मैं इसलिए कहा ब्रजेश जी, आज देश की जनता जानना चाहती थी, आज सच्चाई तो जान जाए आम आदमी पार्टी की। वो सत्ता से तो चले गए, आपके डिबेट से भी आज चले गए, लेकिन इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब सत्ता मिली तो इसीलिए कहा जाता है ना, कतनी मीठी खांसी करनी बिस्की लोया। अब हम आते हैं आपके डिबेट पर ब्रजेश जी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को 140 करोड़ भारत की जनता के तरफ से भूर धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, सिर झुकाकर धन्यवाद कि जो देश की आजादी के बाद किसी कालखंड में नहीं हो पाया, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो निर्णय लिया। 1931 के बाद से आज तक जातिगत जनगणना हो ही नहीं पाई। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने कुछ कोशिश किया था, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल देने का कार्य किया कि इसमें 8.5 करोड़ गलतियां हो गई हैं, जिसको आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रही है। एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, सरकार किसकी है ब्रजेश जी? आपकी है। देश का प्रधानमंत्री कौन है, निर्णय कौन ले रहा है और किसके कालखंड में निर्णय लिया जा रहा है? निश्चित तौर पे देश की जनता जानती है कि 10-15 साल मलाई चाटने के लिए आरजेडी, समाजवादी पार्टी और 50-55 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, जिन्होंने कह रहे हैं कि हम दबाव बनाए। अरे भैया, आप तो सत्ता में थे, आप तो पावर में थे आदरणीय ब्रजेश जी, वो तो जब चाहते कलम उठाते और चला देते, हो जाता। जब आप थे तब किए नहीं। 2010-11 की एक घटना बताऊंगा। वो चल रहा था, सत्र चल रहा था, उस सत्र में बहस हो रही थी कि नहीं, जो जनगणना होगी 2011 की, उसी में जातिगत जनगणना करा दिया जाए। हमारे तरफ से गोपीनाथ मुंडे जी बोल रहे थे, राहुल जी वहां बैठे हुए थे, इन लोगों ने कहा नहीं, जातिगत जनगणना कराई नहीं जा सकती, आप चाहें और आपके दर्शक चाहेंगे तो खोल के 2010 का गोपीनाथ मुंडे जी का निकाट बयान देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करें। सवाल नंबर 1, टाइमलाइन क्यों नहीं दी? जब आप कराना चाहते हैं कब कराएंगे? नहीं ब्रजेश जी, टाइमलाइन तो देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप जो है 370 सब कब समाप्त करेंगे। टाइमलाइन ही था कि वो समाप्त हो गया हमारे कालखंड में। टाइमलाइन ही था कि कब भव्य राम का मंदिर बनाएंगे, वो टाइमलाइन पूरा हो गया। निश्चित तौर पे हमने कहा, कल के बयान को देखे होंगे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने जनगणना कराएंगे, उन्होंने कहा जनगणना नहीं बताएंगे, जनगणना के साथ ही। अब हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं सुनना चाहें। और चौथी बात मैं कहूंगा, एक जरूरी बात है, इसको जरूर सभी लोगों को सुनना चाहिए। देखिए, जाति पे आधारित राजनीति तो बहुत लोगों ने किया। बिहार में जाति हिंसा कराई गई, उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा कराई गई, लेकिन जाति वेलफेयर का कार्य जानते हैं कब से शुरू हुआ? कितना ब्यूटीफुल है कि आज आपको जातिवाद की सहारा लेना पड़ रहा है। हाउ ब्यूटीफुल। केंद्र, उसीलिए कह रहा हूं, आज केंद्र में सर्वाधिक देखेंगे, देश की आजादी के बाद सर्वाधिक। अपर कास्ट कम्युनिटी आपसे सवाल पूछेगी जब आप उनके हक को छीनेंगे। समाज का प्रधानमंत्री है, अपर कास्ट को क्या जवाब देंगे आप? एक दलित। एसएन सिंह जी, अपर कास्ट को क्या जवाब देंगे आप? वो तो आपका परंपरागत वोटर है, वो आपसे जवाब मांगेगा। अपर कास्ट को जवाब ब्रजेश मिश्रा, जो भारत समाचार के एडिटर इन चीफ है, उन्होंने दिखाया था कि 10% रिजर्वेशन
10% मेरे ऊपर का ठेल। रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में ये मोदी बैठे जी हैं, के जवाब नेतृत्व मेरे से में देने मांग। का कार्य किया। 10% सर, शुक्रिया सर। दूसरे राउंड का वेट करें सर, प्लीज सर। मान जाइए, आप प्लीज मान सर। जाइए कि आपके चैनल पर नहीं दिखाया थैंक यू गया सर, था, बहुत तो सारा शुक्रिया। मैं देश फराज जानता है। किदवई को आमंत्रित TWS करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किदवई साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने आपसे छीन लिया है। आप भले कहें आपके दबाव में किया, कैसे भी किया, पर एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ द डे वो हैं और इसका क्रेडिट भी उन्हें जाएगा। आप मायूस हैं? देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल भी मायूस नहीं हैं, क्योंकि क्रेडिट तो ये ले रहे थे जब किसान 3 काले कानून किसानों के लाए थे, और उसके बाद में किसानों ने जो अपना पूरा इस देश में आंदोलन किया, जिसमें 700 किसान शहीद भी हुए, और इनके केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल करके लखीमपुर में उनकी हत्या भी कर दी थी, वहाँ शहादत भी हुई थी। उसके बाद में फिर इनको ये वापस लेना पड़ा था। तो देखिए, इस देश में मुझे लगता है कि पिछले 25 साल में सरकार के ऊपर 2 लोगों ने ज़बरदस्त दबाव बनाया और उस दबाव से सरकार झुकी। एक किसानों ने, और दूसरा इस देश के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की क्रांति शुरू की, पीडीए की क्रांति ब्रजेश जी क्या है? मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक के जो देश में जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं उनको जब तक हम एकजुट नहीं कर देंगे और असमानता की भावना को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। पीडीए क्या है? पीडीए उसी का तो एक फॉर्मूला है। अब आपने आज आपका, वैसे तो नॉर्मली आपके ओपनिंग स्टेटमेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे आज ज्यादा अच्छे लगे। आपने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, मैंने लिख लिया। सबसे पहले आपने कहा कि इस देश के SC ST OBC को मिला क्या है। दूसरा आपने बोला कि वर्तमान पीढ़ी को मिले ना मिले, और तीसरा भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे आपने बोला कि हम लोग विपक्ष सवाल उठाता है। मैं इन 3 मुद्दों के आसपास ही रहूंगा। पहला, मिला क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, जिसका नाम है। उसकी एक रिपोर्ट आती है ब्रजेश जी, और वो कहती है कि इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग लैट्रीन साफ कर रहे हैं, उनमें से 92% जो लोग हैं वो SC ST और OBC से आते हैं। तो जो आप बोल रहे थे ना मिला क्या, ये मिला ब्रजेश जी। अभी आदरणीय संजय सिंह जी ने तमाम बातें बताई, उसमें मैं 2 बातें बस और ऐड कर देता हूं। मिला क्या इस देश के दलितों को, पिछड़ों को? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप A की नौकरियां हैं उसमें OBC का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 16.6% है, और जनरल कैटेगरी का 64.6% है। ये अन्याय मिला है इस देश के SC ST और OBC को। जो ग्रुप B की नौकरियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें OBC का कंट्रीब्यूशन 16.7% है, और जनरल कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन 59.5% है। ये मिला है इस देश के SC ST। बस मैं समाप्त कर रहा हूं। अब आ जाते हैं नियत पर। आप एक बात बताइए कि मनमोहन सरकार ने 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में कराया था, उसको 2016 में इनकी जो रूरल डेवलपमेंट और रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी उसने पब्लिश तो किया था। उसके बाद में जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, सुन लीजिए, लेकिन उसमें कास्ट सेंसस कास्ट का डेटा इन्होंने डिलीट कर दिया। कुछ सवाल लीजिए। हाँ दीजिए, सवाल दीजिए। मैंने डिबेट के प्रारंभ में भी वही सवाल किया, दोहरा रहा हूं। पॉलिटिकल न्यूक्लियर वेपन आपके हाथ से निकल गया। कुछ नहीं निकला है ब्रजेश जी। क्यों करा रहे हैं? वो तो क्रेडिट तो उनको मिलेगा, अरे आपके हाथ क्या आएगा? अरे वो तो क्रेडिट में बोल तो रहा हूं, वो तो किसान आंदोलन का भी हमारे हाथ में ये आएगा कि आप क्या करेंगे? आप, मैं बता रहा हूं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अरे हम क्या करेंगे, सुनिए। जयप्रकाश नारायण जी ने जो नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत की थी, उसकी जो चिंगारी उठी थी वो गुजरात से उठी थी। आप पढ़िएगा, आपके दर्शक पढ़ेंगे। उसके बाद में बिहार गई, उसके बाद में पूरे देश में फैली। उसी तर्ज पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये जो पीडीए की क्रांति शुरू की। आप क्या करेंगे? आगे हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बेटा आ जाएगा, सबको इंसाफ मिल जाएगा, बात खत्म। देखिए, 2 चीजें यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने फिर कर दी। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी का एक चेकअप होता है, उसमें ये होता है आपका लिवर कैसा काम कर रहा है, आपकी किडनी कैसी काम कर रही है, तमाम चीज पैरामीटर्स जो है। सुनिए ब्रजेश जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, बस 20 सेकंड। तो उसमें जब ब्लड रिपोर्ट आपकी आती है तो पता चलता है कि कहां पर प्रॉब्लम है। उसको ठीक करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से पलड़ा झाड़ेगी। निकल गया सर, कुछ भी करो, नहीं हाथ से निकला है कोई। हमारे सिंह जी प्लीज वेट सर, चला राउंड पूरा हो जाएगा। ऑल राइट, सुचि विश्वास मेरे साथ। एक छोटा सा सर रुक जाओ, सर रुक जाओ। एक छोटा सा। अच्छा 10 सेकंड, चलो बोलो।
बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगा फराज किदवई साहब से, चूंकि भाई दोनों पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं, मुस्लिम भी है और समाजवादी पार्टी के सर प्रवक्ता आपकी हैं। वोट वहीं क्या फंसी, सर, रुक क्या जाइए। जो जाति जनगणना होगी वो मुस्लिम समाज में भी होगी कि नहीं होगी? हाँ, होनी क्योंकि चाहिए। अरे करा दिए, कल करा दीजिए, मुस्लिम कल करा मुस्लिम दिए समाज सर। में होता ही समर्थन नहीं। है? कल करा दीजिए। ओके, सुचि विश्वास समाजवादी कल करा उत्तर दीजिए। प्रदेश और में कोई सवाल पूछ रहा है? कांग्रेस सुनिए, कमेटी की संसद प्रवक्ता है सर, कमेटी का संयम डेटा रखें सर। लेकर थैंक आए यू हैं सर, कि नहीं? ये कल थैंक यू करा सर, दीजिए। सर संसद कमेटी सर का प्लीज, डेटा। ओके, संसद थैंक यू कमेटी सर, थैंक यू सर। सुचि विश्वास मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुचि जी, जिस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी ने दबाव बनाया, ठीक है, आम जनमानस में इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर बड़ी मजबूती से खड़े थे और उन्होंने तो ये भी कहा था कि एसएन सिंह जी की पार्टी से पार्लियामेंट में हंसकर करो या रो कर करो। साहू जी रो कर करो, करना तो पड़ेगा, ठीक है, क्रेडिट आपको है, लेकिन मुद्दा तो खत्म कर दिया आपके हाथ से। नहीं ना दैट्स तो मास्टर स्ट्रोक, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं। जी नहीं, ना तो हंस के किया ना रो के किया, ये तो गिड़गिड़ा के किया। अभी तो आपने प्रवक्ता का तो खैर जवाब नहीं, लेकिन बाइट आपने दिखाई धर्मेंद्र प्रधान जी की। उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल करी कि यह एनडीए की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता है। तो सामाजिक न्याय शब्द मुझे लगता है कुछ शायद उनका सुना हुआ है। मनुविधान पे संविधान भारी हुआ, 400 पार का नारा दिया था, और अभी पिछले साल चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई थी। बात पुरानी नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता को भी याद आएगी। किसान, युवा, गरीब और महिला, इन 4 जातियों के अतिरिक्त ये अचानक ये जो सहानुभूति उतरी है, ये जो अचानक यू टर्न हुआ है, तो ये श्री राहुल गांधी जननायक भट्टा पारसौल से लेकर राफेल की दलाली तक और पेगासस जासूसी कांड से लेकर मणिपुर, नोटबंदी के फेल्योर से लेकर कोविड के इंतजामात तक, और वर्तमान में ये ताज़ा तरीन आपका जातीय जनगणना, तो पुनः राहुल गांधी ने एक बार ये साबित कर दिया है कि कुठाराघात है ये सरकार के ऊपर, कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास। और नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगता है उन्होंने ये भी बता दिया है कि तेलंगाना मॉडल को कॉपी करें, सरकार उनके साथ खड़ा है सारा विपक्ष, और किस तरह से उन्होंने क्या टाइमलाइन पे कोई सवाल नहीं, उसी पे आ रही हूँ कि टाइमलाइन सरकार स्पष्ट करे, खाका क्या है, रोड मैप क्या है, इसको अतिशीघ्र लागू करने की दिशा में उनके प्रयास क्या है, और 50% जो आरक्षण के ब्रैकेट को तोड़ने की जो उन्होंने मांग की है। तो वर्ड टू वर्ड स्पष्टतया इसका पूरा श्रेय जिस तरह जननायक राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना की ध्वजा को लेकर, नहीं, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट जो उन्हें, मुद्दा तो गया हाथ से, मुद्दा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लिए मुद्दा तो ये भारतीय जनता पार्टी का शब्द कहना ज्यादा उचित होगा। कांग्रेस तो देश की जनता, ये तो 80% अवाम जो बटेंगे तो कटेंगे किसका नारा था, 80-20 का नारा मंच से किसने दिया? तो जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनका प्रोपेगेंडा डिविसिव है, जो आधारित ही कम्युनल क्लैश और डिविसिव पॉलिटिक्स में है, अब उन्हें बताना है कि उनके पास क्या एजेंडा है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं नीलू रंजन जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं देश के, और आज उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है और उस आर्टिकल की बड़ी चर्चा है। बहुत शुक्रिया नीलू रंजन जी। पहले भी डिबेट में आप मेरे साथ इस विषय पर हम लोग सम्मिलित रहे हैं, और तब आपने एक मुद्दा उठाया था कि अगर ओबीसी कम्युनिटी में वो लाखों जातियां आ गई जिनकी गिनती होगी, तो फिर एक सामाजिक व्यवस्था चरमराएगी। तो इसके समर्थन में आप क्या पक्ष रखते हैं, और इस प्रकरण को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? बीजेपी को क्यों करना पड़ा जातीय जनगणना की मंजूरी का फैसला? नहीं, निश्चित रूप से जो जातीय जनगणना की मांग थी, अगर भाजपा को लग रहा था कि अगर इस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे तो हमें राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जातियों का जो डाटा है वो संदेहास्पद है कि सचमुच में ओबीसी जातियां जो हैं वो ओबीसी उसमें कितनी है, कितनी उनकी संख्या है, क्या नहीं है। क्योंकि 1931 की जनगणना अगर आप देखेंगे तो उसके डाटे भी बहुत भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि उस वक्त नमक सत्याग्रह चल रहा था और कांग्रेस जातीय जनगणना का उस वक्त 1931 में विरोध कर रही थी, और उसके बाद कोई डाटा नहीं है। तो पहली बार जब जाति जनगणना होगा तो जाति की संख्या भी आएगी, और उस जाति में कितने प्रतिशत लोग बीए हैं, एमए हैं, नौकरी पेशा हैं, क्या उनके पास संपत्ति है, कौन कौन सी नौकरी करते हैं, क्या गाड़ियां उनके पास है, कितने बड़े घर हैं, सब कुछ डाटा आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर पूरा डाटा सामने आया तो कुछ जो ओबीसी जातियां अभी ओबीसी में हैं वो बाहर भी आ सकती हैं। हालांकि वो ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन मैं कुछ पक्ष आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिसपे डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल 2011 में उठाया गया था कि 46,80,000 जातियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल उस वक्त उठे थे। हाउ टू हैंडल, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा?
ये हैंडल करने लायक है ही नहीं। ये तो सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है, यही मैंने लिखा भी है कि आखिर आप जाति जनगणना अगर कह रहे हैं करेंगे तो करें कैसे? अगर लोगों को अपनी जाति बताने के लिए कहेंगे, जैसा कि 2011 में कहा गया था, तो 46,80,000 जातियां आ गई थी। जो डाटा सामने आया ऑफिशियली वो आया है महाराष्ट्र का, जहां 10 करोड़ जनसंख्या में लगभग 4.5 लाख जातियां आ गई थी सामने, और मतलब उसमें 97-98% जातियां जो थी जिनकी संख्या 100 से भी कम है। तो अगर आप सर्वे करवाएं और जातियों की संख्या दे दें कि 4,147 जातियां जो 2031 में थी उन्हीं जातियों में से आपको चुनना है, तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जनगणना के साथ अगर ये होता है जाति जनगणना, तो हम उसको एक बड़े ब्रैकेट में बैकवर्ड कम्युनिटी के अम्ब्रेला के तहत कर सकते हैं। हम बजाय जाति काउंट करने के उन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ही मानेंगे ना, बीसी। सवाल यही है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 15 जो संविधान का कहता है कि शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। पहली बार डाटा आएगा कि शैक्षिक रूप से कौन कौन जातियां कहां हैं, राजनीतिक रूप से कहां है, सामाजिक रूप से कहां है, आर्थिक रूप से कहां है। अगर वो डाटा आएगा तो ये बहुत, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीसी कम्युनिटी है उसमें से जो डोमिनेटिंग कास्ट हैं उनका रिजर्वेशन के हितों पर भी प्रभाव पड़ सकता है? जो सब अगर वो संपन्न हुए और अगर लगा कि सवर्ण जातियां से भी ज्यादा वो उनकी जाति संपन्न है, तो निश्चित रूप से उनको उससे बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर डाटा सामने है तो डाटा के आधार पे आप उसको नकार नहीं सकते हैं, और उसको कोर्ट भी सामने आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी लोग जाएंगे डाटा लेके कि ये डाटा है, अगर इस जाति को या आपने ये डाटा इसके पास है कि इतना संपन्न है, सब कुछ है, शैक्षिक रूप से भी है, सरकारी नौकरियों में भी है, सब इसके क्या पास आप है, ये तो मानते हैं कि ये कैसे बिहार है? चुनाव के मद्देनजर तो ये बीजेपी को अपनी विचारधारा के भी थोड़ा सा टिल्ट होके इतना बड़ा फैसला, वो भी इतने नाजुक वक्त में करना पड़ा जब पहलगाम का मसला हमारे सामने हो? आप इसको डिकोड कर पाए? वाई? नहीं, देखिए, पहलगांव के समय में इसलिए किया गया कि ताकि ये दिखाने की कोशिश हो कि हमें पहलगांव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे दूसरी चीजें में महत्वपूर्ण है। जो बिहार की बात है, मैं बिल्कुल सच मानता हूं कि बिहार के लिए ये हो सकता है, लेकिन जो जातियों की संख्या जो अभी पता नहीं है और जो पूरी ओबीसी को लेकर राजनीति हो रही है, एक दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। में जो फिगर है वो आना चाहिए, क्या होना चाहिए। प्रोफेसर डी.आर. साहू बहुत ही जाने माने सोशलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन लोगों ने तो बहुत राजनीति की बात कर ली, थोड़ा सा आप फैक्ट बताओ कि ये जातिगत जनगणना का प्रभाव क्या पड़ेगा, आप इसे किस तरह देख रहे हो, मतलब लाइन के उस पार क्या दिख रहा है आपको? देखिए, उसको थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। एक तो 1881, उसके बाद 50 साल के बाद 1931, और उसके बाद सेंसस, और उसके बाद सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस। उसके बाद 1948 में एक आया कि भाई इसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाए, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। फिर आया कि 2011 में एक रिपोर्ट आई जिसको आपने देखा, और उसको फॉल्ट लाइन बहुत निकला, उसकी वजह से वो बंद हो गया। अब बिहार की चुनाव नीतीश जी के पहले, जिस सरकार में अभी है, उससे पहले वो जब थे तो उन्होंने कास्ट सेंसस किया था, एक समीकरण राजनीतिक अलग था। उससे जब शुरू हुआ तो ये थोड़ी सी फोर फ्रंट में आने लगा और धीरे धीरे इसके बारे में बात उठने लगी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे, यदि आर्टिकल 340 को देखेंगे और अभी का रोहिणी कमीशन का जो सबमिट हुआ रिपोर्ट आप देखेंगे, उसमें ये कहा जा सकता है कि जो भारत के जाति की परिभाषा को देखने के लिए समाज विज्ञानियों को आज की तारीख में बहुत ही डिफ़िकल्टीज आ रही है, बहुत ही परेशानी हो रही है। देयर इज क्लैरिटी आने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लेयर्स और सब लेयर्स भी बहुत सारे जाति उपजाति की बात करें। अब इन सभी जातियों को बारे में यदि बात करें तो बहुत सारी चुनौतियां भी है। एक तरफ आप कहेंगे कि पॉलिटिकल रीजन्स, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी लोग ढूंढेंगे, पोलराइजेशन हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो, जैसे कि पहले हमारे जो लेख दिए थे उन्होंने बताया कि अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी और डाउनवर्ड कास्ट मोबिलिटी, जाति में ऊपर आ गए और नीचे भी चले गए, इस तरह की बातें हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती होगा। अब बात होती है समस्याओं की पहचान,
और समस्याओं की पहचान और संवेदनशीलता तो आ गई। तो उससे हमको लगता है कि सरकार ने ये एक तरह से इसको एक चुनाव की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये डेटा आएगा तो क्या होगा सर? डेटा जब आएगा तो एक इसको कह सकते हैं कि ये आना ही था, एक इनएविटेबल था, ये आना ही था। ये लेट हुआ लेकिन आना ही था, और डिजायरेबल भी था, ये होना भी था और होना भी चाहिए। बढ़ेगा या सामाजिक न्याय होगा? उसमें एक तरह से आप देखेंगे जो लाभार्थी जो बेनिफिशरीज है गवर्नमेंट की, जो स्टेट की जो वेलफेयर मोटिव्स है, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। काफ़ी लोग जो अभी भी इस डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम्स बने हैं और उसकी वजह से कुछ उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, और जैसे कि हम लोग कहते हैं जो फ़ायदा लेने वाले वही लोग आगे आगे जा रहे हैं। तो इससे हमको लगता है कि आपने पहले भी बताया था एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, और उसको बात ये होती है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेटा आए सामने तो फिर एग्जैक्टली और डेटा की भी अंडर रिपोर्टिंग और ओवर रिपोर्टिंग का भी एक सवाल है, जो कि हम सभी जानते हैं। विश्वसनीयता और हम कहते हैं कि जब हम रिपोर्ट कर लेते हैं वो डेटा अंडर रिपोर्टिंग होता है, मैं इसमें हूँ फलाना हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा लाभार्थियों की राजनीति में बहुत सारे पंचायत चुनाव में प्रधान भी ये बात करते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट सर, मेरे साथ इस कार्यक्रम में कालीचरण स्नेही जी भी जुड़े हुए हैं, दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं। प्रोफेसर साहब शुक्रिया आपका। जातिगत जनगणना होने जा रही है, आपका क्या मत है सर? लंबे समय से मांग चल रही थी आदरणीय विष्णु जी, जिसको सरकार ने आखिरकार मान लिया, चाहे बेबन से ही सही लेकिन माना। और उस दिशा में यदि कदम बढ़ता है, अभी माननीय संजय सिंह जिस तरह से कह के गए हैं कि यदि इसको केवल घोषणा करके और सरकार चुप्पी साध लेती है, तब फिर मुझे लगता है कि सरकार की विश्वसनीयता पर फिर सवाल उठेंगे। अब यह है कि जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल जी ने कहा है कि आप बताइए कब करने जा रहे हैं, क्योंकि जनगणना भी ड्यू है और इसमें जाति जनगणना भी जोड़ा जाना है। तो निश्चय ही जब ये डेटा आएंगे तो निश्चय ही सामाजिक परिवर्तन में जो बनावट है उसमें कुछ आंदोलन, तो मतलब आंदोलन जैसी स्थिति बनेगी। और आपने जो ओपनिंग टिप्पणियां की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि शुरुआत तो हो गई, सामाजिक न्याय के क्षेत्र को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरुआत हो चुकी है। सर, हमारी पीढ़ी को मिले न मिले, आने वाली पीढ़ी को इस डेटा का फायदा जरूर मिलेगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अच्छा, दूसरी यह है कि जैसे आपने कहा कि विपक्ष से मुद्दा निकल गया, मैं समझता हूं विपक्ष के पास अभी बड़े मुद्दे हैं। निजीकरण का सवाल है, शैक्षणिक संस्थाओं में निजीकरण का, जो निजी संस्था है उनमें आरक्षण का सवाल है। अभी जाकर के 9वीं अनुसूची में इन मुद्दों को डालना है, आरक्षण को 9वीं सूची में डालना बहुत जरूरी है। ये तमाम मुद्दे, भूमि का मुद्दा है, जो भूमिहीन लाखों करोड़ों लोग इस देश में हैं, उनको 5 एकड़ जमीन दिए जाने का मुद्दा है। बहुत बड़े मुद्दे हैं। हाँ, लेकिन एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है, और सचमुच में एक कदम आगे बढ़ता है तो निश्चय ही सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी पहल होगी। हाँ, ये सही है कि सरकार की मंशा पर सवाल रहेगा। जैसा कि प्रोफेसर साहू साहब ने कहा कि डेटा किस स्तर से आते हैं, किस तरह से आते हैं, डेटा का विश्वसनीयता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। जातिगत जनगणना का पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप क्या महसूस कर रहे हैं वीरेंद्र जी, स्पेशली रूलिंग पार्टी और अपोजिशन की पॉलिटिक्स, और स्पेशली मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश को अगर फोकस करें तो? देखिए, जातिगत जनगणना को दो पहलुओं की तरह से देखा जा रहा है। एक, इसे आप सामाजिक न्याय का साधन मान सकते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग इसको विभाजन का भी कारण मान रहे हैं। जनगणना जोड़ेगी या बंटवारा कराएगी, इसको लेकर अलग अलग राय आ रही है। लेकिन ये बात साफ है कि जातीय जनगणना के बाद से जो जातीय वोटों का समीकरण है, खास तौर से ओबीसी और दलित का, उसमें तेजी से परिवर्तन आएगा। और यही वजह है कि सत्ताधारी दल में बहुत लंबे समय तक इस बात पर मंथन होता रहा कि कहीं इससे उनका सवर्ण वोट बैंक नाराज न हो जाए, इसलिए विपक्ष की तमाम मांगों के बावजूद इसको टाला जाता रहा। 5 साल से ये मुद्दा गरमा रहा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसका नुकसान भी उठाया, और ये कैंपेन विपक्ष ने चलाया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिसके बाद अब सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, जिसके लिए बहुत बार वो तैयार नहीं हुई थी। वैसे ब्रजेश जी, जातिगत जनगणना एक तरह से आरक्षण, ओबीसी और दलित को जोड़ती है,
और कहा जाए तो बीजेपी ने इस जनगणना के बहाने ओबीसी और दलित वोट बैंक को फिर से बचाने की बहुत बड़ी कोशिश की है। अब वो जान गई थी कि लोकसभा चुनाव के बाद माहौल अनुकूल नहीं बन पा रहा है, अब ऐसे में इसको जनगणना को कराया जाना चाहिए। तो वो एक संदेश देने में लगी है और उस संदेश का असर आपको अक्टूबर में जब बिहार के चुनाव होंगे तब उसका परिणाम सामने आएगा। इसके अलावा ये जनगणना बिहार के बाद 2026 में बंगाल का चुनाव होगा और 2027 में फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। ये तीनों राज्यों के बड़े चुनाव हैं और तब तक जनगणना का भी माहौल बना रहेगा। तो अगर विपक्ष इसको मुद्दा आगे बनाता रहता तो बीजेपी के सामने काफ़ी परेशानियां आती और शायद इसीलिए ये फैसला हुआ है। वैसे एक खतरा ये है कि अगर जनगणना में ओबीसी जातियां जैसा कि अभी 54% कहा जा रहा है, अगर जनगणना के बाद उनकी संख्या बढ़ जाती है तो एक नई समस्या, एक नया आंकड़ा जब आ जाएगा ऊपर, तब वो लोग फिर नौकरी में, सियासत में और तमाम जगहों पर अपने लिए आरक्षण की मांग बुलंद कर सकते हैं। तो एक नई परेशानी भी पैदा हो सकती है, एक चुनौती आ सकती है। मंडल कमीशन का भी जो मामला हुआ था एक ज़माने में, उस पर भी तमाम सारे लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं ऐसा माहौल फिर न बन जाए। जातीय जनगणना के बाद अगर ओबीसी जातियों की संख्या बढ़ती है तो क्या आरक्षण की सीमा अब 50% से आगे बढ़ाई जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर पैदा हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा बढ़ाने की कई बार मांग की है, ये बात भी लोगों के सामने आ चुकी है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर जातीय जनगणना के साथ साथ एक मानवीय पहलू भी है जी वीरेन जी, जो आर्थिक जनगणना की ओर इशारा करता है। जी ब्रजेश जी, इस देश में आर्थिक जनगणना भी इसी के साथ हो जानी चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि सवर्ण परिवारों में सिर्फ पैदा होने से ही कोई करोड़पति अरबपति नहीं हो जाता है। जो लोग रात दिन दलित होने का रोना रो रहे हैं, उनमें कितने करोड़पति अरबपति हैं, ये भी लोगों के सामने आना चाहिए। जी, ये एक लोगों के बीच चर्चा है, क्योंकि जात आधारित जनगणना और उसके आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण अगर लगातार जारी रहेगा तो ये कुछ जात विशेष के लोगों के साथ अन्याय भी होगा। जी कंक्लूड करें वीरेन जी। वैसे भेदभाव मिटाने के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जब सरकारी नौकरियां ज़्यादा बची नहीं हैं तो आरक्षण, अब प्राइवेट सेक्टर में लोग ज़्यादा नौकरी हासिल कर रहे हैं, तो सवर्णों के लिए भी अब आसरा प्राइवेट सेक्टर ही बचा है। दलित जातियों के लिए भी नौकरियां आएंगी तभी वो पाएंगे, उनके सामने भी संकट है। स्थितियां दोनों तरफ से हैं, लेकिन समस्या ये है कि नेता कुछ चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। कबीर दास ने कहा कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही छेद है, पानी सब में एक। तो बर्तन में भेद पैदा करके पानी तो सब में एक जैसा ही रहेगा। लेकिन आज भारत में ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना का असली मकसद संस्थानों में जनसंख्या के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी को बढ़ावा देने का एक दबाव है, और काबिलियत, मेहनत, योग्यता, इन सब का क्या होगा इस पर भी, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा आने वाला है। लेकिन जो लोग पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पक्षधर हैं। पहलू अलग अलग हैं, देखने का नजरिया अलग है। दबे कुचले लोगों का उत्थान जरूरी है, आरक्षण भी चलते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिलहाल सुनिएगा कि ऊंची जाति के लालों में यह झूठ अभी तक बाकी है
और सभ्यता के नारों के अंदर छुआछूत अभी तक बाकी है। उच्च वर्ग में समता तो बस तभी दिखाई देती है और निर्वाचन की बेला अब जब पश्चात सुनाई देती है। बस सत्ता के आने तक ही यह समानता कायम है, तदनंतर सत्ता की हालत खस्ता और मुलायम है। प्रगतिशील भारत के अंदर जाने कितने पिछड़े हैं और दलितों के शोषण अपमान के जाने कितने चिथड़े हैं, और कंठ तले जो उतर सका ना वह घूंट अभी तक बाकी है, और समता के नारों के अंदर छुआछूत अभी तक बाकी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद अत्यंत सारगर्भित पक्ष इस डिबेट में प्रस्तुत करने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, दूसरा चरण, हम इस डिबेट का प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, पहले राउंड में जो बात निकलकर अपोजिशन की तरफ से सामने आ रही वो ये कहती है कि आपकी पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल बीजेपी दबाव में काम करती है और ये फैसला दबाव में लिया गया है। नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, दबाव में फैसला अगर लिया जाता तो इनसे कहिए, समाजवादी पार्टी से कहिए और कांग्रेस से कहिए कि दबाव में ही इन्होंने 370 कह दे कि इनके दबाव में 370 समाप्त कर दिया गया। भाई समाजवादी पार्टी से कहिए कि इन्होंने ही कहा था 3 तलाक बिल ले आने के लिए, इसलिए दबाव में ले आ दिया गया, ये नहीं स्वीकारेंगे। बीरेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, किस तरह से कास्ट सेंसस के नाम पे कास्ट वेलफेयर का कार्य वो आपको 2014 से दिखने लगेगा। जब भारतीय जनता पार्टी एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाती है, जब भारतीय जनता पार्टी एक दलित महिला और आदिवासी समाज के व्यक्ति महिला को देश की राष्ट्रपति बनाती है, और जब भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी के बाद सर्वाधिक प्रतिनिधित्व अगर मंत्रिमंडल में देती है ओबीसी समाज को, तो 29 ओबीसी समाज से, एससी समाज से 10 और एसटी समाज से 5 और 7 महिला समाज से होते हैं। निश्चित तौर पे सत्ता में भागीदारी इसी को कहा जाता है कि सबका साथ सबके विकास को लेकर मूल मंत्र सिर्फ कहा नहीं जाता है, करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी चलते हैं, तो इसलिए इनको बुरा लगता है। और मैं तो पूछूंगा, ये जरूर आज पूछना चाहूंगा कि भाई राजीव गांधी का भाषण वो भारतीय जनता पार्टी लिखी थी क्या, जो लोकसभा में दिए थे? आदरणीय जो जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे कि इससे बुद्धू पैदा होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कही थी। हमेशा जाति पे आधारित, आरक्षण पे आधारित व्यवस्था का अगर किसी ने विरोध किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और समाजवादी पार्टी को जरूर कहूंगा कि भाई जाति पे आधारित जो वेलफेयर की स्कीम चलानी थी वो तो ओबीसी पे चली नहीं, वो तो केवल मुलायम परिवार पर चली, वो तो ओबीसी पे चली नहीं, वो तो केवल लालू परिवार पे चली। अच्छा, मैं वही कहूंगा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, डेट कब बताएंगे? डेट कब बताएंगे सर? ब्रिजेश जी, सब कुछ अगर मैं ही बता दूंगा तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा चैनल, सरकार में ये है और हमसे कह रहे हैं डेट। बड़ी जानकारी, अगर आप फाइल भेज दो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इसी घंटे साइन कर दूंगा। ये मोदी की गारंटी है पूरा होने की। थैंक यू सर, थोड़ा सा वक्त कम है सर, किसी और दिन आपको अतिरिक्त समय दे देंगे। मैं फराज किदवई को आमंत्रित करता हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी धन्यवाद सर, जरूर पूछिए। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल पूछूंगा सर। एक ही परिवार के सर, धन्यवाद सर। 4 बार एक परिवार के मुख्यमंत्री सर, थोड़ा सहयोग करें, आपका शुक्रिया सर। थोड़ा वक्त कम है, मैं चाहता हूँ सबके पक्ष आ जाए। तो आपका कह रहे हैं, आप तो साहब जनगणना करा के क्या करिएगा, आप तो परिवार को ही सब बांट देते हैं किदवई साहब। अभी और निवेदन ये है कि 60 सेकंड में अगर बात रखेंगे, मैं आपको कंपनसेट किसी और दिन कर दूंगा। बस मैं 60 ही सेकंड में अपनी बात रखूंगा। अभी एसएन सिंह साहब तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि राजीव गांधी जी का भाषण किसने लिखा था। ये बताइए, जब बिहार में कास्ट सर्वे हुआ था उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विपक्ष जो है वो जाति में बांटने का पाप कर रही है, तो वो भाषण प्रधानमंत्री जी का किसने लिखा था? रही एसएन सिंह साहब बता दें ब्रजेश जी। और 1 अप्रैल सन 2021 को, फिर से सुनिएगा, 1 अप्रैल सन 2021 को नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ब्रजेश जी, उसने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि जो 2021 में कास्ट सेंसस जो सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस करें। लेकिन 20 जुलाई सन 2021 को नित्यानंद राय जी, जो गृह राज्य मंत्री जी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो हो। और उसके बाद में 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। कास्ट सेंसस विरोध किया था इन्होंने। कास्ट सेंसस का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। नहीं, राजनीतिक दुरुपयोग अगर कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उसको हम करने नहीं देंगे। और एक आपने अभी बात जो डेटा की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। देखिए ब्रजेश जी ने भी बोला, ये तो सरकार का काम है। अब ये भी अगर ये काम ना कर पाए तो इस्तीफा दे दें, आपको प्रधानमंत्री बना दें।
मैं तो फाइल मांग रहा था, कर दो अभी तो साइन कर दो तो मेरा नाम। और इनसे पूछिए कि सीए जब आया था उसके नियम कितने साल बाद बने। मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी कि ने किस जाति को जब भारत की मुख्यमंत्री सरकार बनाया? ने चार सहमति दे दी, बार, मंजूरी दे दी, तो हमें मीन में क्यों निकालना? जब सरकार ने मंजूरी दे दी इसका मतलब कराएंगे, ना कराएं तब सवाल उठाएं। हम अप्रहेंशन में क्यों रहे हैं अब इस चीज को कि नहीं ये कराएंगे कि नहीं कराएं? करा रहे हैं। ये तो इतना आसान नहीं है ना, इतनी आसानी से मंजूरी नहीं दे दी जिस तरह से सारे दबावों से मुकर गए। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने भी जवाब दिया, मैं भी सेम बात को ही दोहराऊंगी कि सितंबर 2021 में जब हलफनामा दायर कर खुद बताया कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से जातीय जनगणना कराना संभव ही नहीं है, तो फिर ये रातों रात हृदय परिवर्तन। जब अश्विनी वैष्णव जी ने खुद इससे इनकार किया, उसके बाद जब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम नित्यानंद जी उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो क्या ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के घनघोर दबाव के अंतर्गत ही ऐसा नहीं किया गया? तो कितना इन पर दबाव है वो तो किसान के जब काले कानून वापस लिए थे तब भी देखा। तो लेट्स वेट, जैसे संजय सिंह कह रहे थे कि महिला आरक्षण पर 1 इंच नहीं बढ़े, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो बेटी बचाओ आंदोलन लाते हैं, 80% एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर देते हैं, 20% का हिसाब नहीं देते। तो ये लोगों का तो साहू जी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण और किस पद्धति पर हमें विश्वास करना चाहिए। दुनिया में और भी मुल्क हैं, वो लोग किस तरह से कास्ट सेंसस या अपने सेंसस को अप्लाई करते हैं? देखिए, आज के ज़माने में हम लोग एआई की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। अब ये बहुत संभव है, बहुत अच्छे से हो सकता है, जो पहले ज़माने में 10 साल 20 साल पहले नहीं हो पाता था। आज की तारीख में डेटा माइनिंग इज़ वेरी, मतलब एक साइंटिफिक तरीके से बड़े अच्छे से हो सकता है। बट ये है कि कमिटमेंट होना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि केवल फ्रंट लाइन्स को डालना या पोलराइजेशन करके इलेक्शन को जीतना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें हमारे पास साइंटिफिक जो तरीके हैं उसकी तरीके से हम लोग को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत सारे डेटा है। सवाल तैयार वैज्ञानिक पद्धति पे होने चाहिए या राजनीतिक पद्धति पे? राजनीतिक पद्धति में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो असल में ये सब पॉलिटिकल लोग हैं ना, तो मुझे डर रहता है हमेशा कि ये अपना काम घुसाएंगे जरूर। उनको ये कहना है, मैं कहता हूं वैज्ञानिक पद्धति पे हो। उनका कहना है कि पॉलिटिकल रीजंस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल रीजंस की फायदा नहीं होना चाहिए। तो बात ये हो सकता है। शुक्रिया सर। कालीचरण स्नेही जी, कास्ट सेंसस में दलित समाज को कोई आपत्ति तो नहीं सर? समाज की तो सेंसस पहले होती ही थी जनगणना, हम देखते हैं, आपको भी पता है कि SC ST के आंकड़े आते रहे हैं, हर बार आते रहे, शुरू से ही आ रहे हैं। आपत्ति तो नहीं है कोई? स्थिति में कोई परिवर्तन आंकड़ों का उपयोग करके लाया नहीं गया है। मंशा की बात है, यदि मंशा इनकी सही है तो जो उपलब्ध आंकड़े ना भी हों तो अभी अनुमानित हमारे पास सब प्रकार के सर्वे उपलब्ध हैं ही, सबको दिखाई देता है। किसी भी गांव में जाइए, कितने जनरल के लोग हैं, कितने OBC के हैं, कितने SC के हैं, सबको पता है। अरे बड़ा भेदभाव है सर समाज में, दलितों के तो बेचारों के अलग मोहल्ले बनाए हुए हैं। गांव में तो स्थिति, शहर में नहीं है भेदभाव, पर गांव में है सर। देखिए, मुख्य बात यह है कि सरकार इस कदम पर आगे कितना चल पाती है और इसके साथ कई स्टेप जुड़े हैं। हाँ, ये सही बात है, जैसा आपने कहा कि शुरुआत हो चुकी है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लक्ष्य पाने कितने दिन रोकेंगे सर? रोकना भी होगा तो कितने दिन रोक पाएंगे? 50 साल के अंदर आप देखना, यह देश बहुत परिवर्तित। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं नीलू रंजन जी को आमंत्रित करता हूं। सर, इंदिरा साहिनी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर है आज भी, वो कहता है नॉट मोर देन 50% रिजर्वेशन का जो कैप है, अगर डेटा आता है और निश्चित तौर पर BCs की भागीदारी बहुत बड़ी है, उनकी हिस्सेदारी बड़ी है, उसके बाद तो सर ये 50% कैप हटाने की भी बात करनी पड़ेगी सर, उनको हक तो देना पड़ेगा। उस डेटा से जो निकलेगा अमृत या विष जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसको इनकार नहीं कर सकते सर, उसे धारण करना पड़ेगा सर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, तो पॉलिटिक्स जब होगी और जिसकी जितनी संख्या भारी होगी तो उसके हिसाब से तो होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब डाटा आएगा और पिछले जो 75 सालों में देश में प्रगति हुई है, जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज बन गई है, तो कौन सी जातियां जो हैं वो सचमुच में पिछड़ी हैं, अगर वो डाटा आएगा तो शायद जो आप 54% या 65% या 70% OBC कह रहे हैं, वो शायद वो न रहे, शायद वो जहां पे है वहीं पे रह जाए। ऐसा अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक है, निश्चित रूप से दबाव होगा, सब सरकारों पे दबाव होगा, भाजपा पे भी होगा, और भाजपा के बाद अगर कांग्रेस की या किसी की सरकार आई तो उस पर भी दबाव होगा। इस बात को मानने में कोई गुरेज है कि बीजेपी ने दबाव में ये फैसला लिया है? नहीं, देखिए, इस मामले में कोई गुरेज नहीं है।
पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी परिस्थिति बस सब कुछ देख के ही फैसला लेती है। Exactly. अगर समाज में जागरूकता है, ओबीसी में है और सब लोग ये मान चुके हैं कि डाटा होना चाहिए और वो दबाव अगर बीजेपी पे आया है, सरकार पे आई है, दबाव हुआ है, तो दबाव में तो फैसला ले जाना कोई बुरी बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या फैसला सही है या नहीं है, फैसले के आप आलोचना कर सकते हैं। आपके मुताबिक कितना वक्त लग सकता है इसको इम्प्लीमेंट करने में और कास्ट सेंसस कराने में? एनी आइडिया अबाउट टाइमलाइन? देखिए टाइमलाइन अगले साल जो है सेंसस शुरू होगा और इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि सेंसस के साथ कास्ट सेंसस होगा और शायद ये पहली बार हो रहा है, तो अगली बार जितनी बार सेंसस होगा वो साथ में कास्ट सेंसस भी होगा। बहुत शुक्रिया सर। और लगातार वो देखा जाएगा कौन सी जाति कहां पे है ना। तो वो जो शुरू है 26 में होगा, मुझे लगता है कि 27 के फर्स्ट में मतलब मार्च में वो डाटा आ जाएगा और उस डाटा के आने के बाद यूपी के चुनाव के शुरू होगा। महिला जो आरक्षण दिया गया है 30% उसका भी दिया जाएगा और अब मैं समझ गया 2-3 साल कम से कम लगेगा। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक सारगर्भित और संपूर्ण परिचर्चा जातिगत जनगणना पर आप सबने आयोजित की। बहुत शुक्रिया और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद। आगे जीनत सिद्दीकी बताएंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से डर और दहशत का माहौल है, भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत आएंगे।